So, what we are going to discuss today about, we are going to discuss a simple topic of international बिजनेस. एक सिंपल सा टॉपिक पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस का, जिसका नाम है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसे हम सिंपल सी लैंग्वेज में बीओपी कहते हैं. अगर मैं बात करूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट से तो आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ, एक क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पेमेंट से आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा. तो सिंपल सी बात होती है कि पहली चीज़ तो होती है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन, जो हम इस पूरे लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे. व्हाट इज़ द डेफिनेशन. सेकंड वन इज द components of balance of payment, and then types of balance types of balance that is, either it is deficit or is it surplus or is it in balance. यही चीज़ें हैं कि आपको जो पढ़नी है इसके अंदर कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं. ठीक है, इसके अलावा भी आपको और कुछ नहीं पढ़ना. तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, तो अगर मैं सिंपली डिफाइन करूँ तो व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिंपल सा मतलब यही होता है कि देखो, पहली चीज़ तो इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब ही क्या है. इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब है जब आपका नेशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में ट्रेड करता है. ठीक है, ये है इंडिया, ये है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जब आपके और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन्स हो रही है, कुछ मर्केंडाइज आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सेल किया होगा, कुछ मर्केंडाइज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने आपको सेल किया होगा, कुछ सर्विसेज आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को प्रोवाइड की होगी, कुछ सर्विसेज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने आपको प्रोवाइड करी होगी, कुछ इन्वेस्टर्स आपके इंडिया से इन्वेस्ट करने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में गए होंगे, कुछ इन्वेस्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आपके इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए आए होंगे. तो क्या हो रहा है, आप दोनों के बीच में एक ट्रांजेक्शन्स हो रही है. ठीक है, अब एक बात को ध्यान रखना, वो ट्रांजेक्शन वन वे भी हो सकती है, वो ट्रांजेक्शन टू वे भी हो सकती है. ठीक है, मतलब जो वन वे वाली ट्रांजेक्शन होगी उसको हम कहते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर्स. तो वो भी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही पार्ट होता है. अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा कि व्हाट ऑल दीज आइटम्स आर. ठीक है, तो दो देशों के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है, तो उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कहाँ पे किया जाता है, वो करता है आपका, वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं उसको, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर. बैलेंस ऑफ पेमेंट को इंडिया के अंदर मेंटेन कौन करता है, इंडिया के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करता है कौन करता है इंडिया के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन, आरबीआई. आरबीआई को गाइडलाइंस कौन देता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने की, आरबीआई गाइडलाइंस प्रोवाइड होती है आपकी आईएमएफ से. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी गाइडलाइंस देता है, वैसे ही गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आईएमएफ को, वैसे ही गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आरबीआई को वर्क करना पड़ता है. एंड ध्यान रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो मेंटेन होता है वो आपकी रेगुलर करेंसी, आपकी नेशन की करेंसी में नहीं होता, वो होता है आपका यूएस डॉलर की करेंसी में. ठीक है, आपका जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा उसको आप कन्वर्ट करके कौन सी करेंसी में बनाएंगे, यूएस डॉलर में. तो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन ऐसा दे दूं कि एक मैंने पॉइंट दिया ए, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आपका इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज मेंटेन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, एंड एक मैंने स्टेटमेंट आपको दे दी, इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज मेंटेन्ड इन रुपीस. और फिर आपको मैंने ऑप्शन दे दिए चार कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, तो इसमें मैंने कह दिया ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन ऑफ टू. तो अगर आपको पता होगा
तो अभी भी मैंने आपको बताया कि हाँ, इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो कौन मेंटेन करता है, उसको मेंटेन करता है आरबीआई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को देखोगे तो यहाँ पे लिखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट इंडिया तो मेंटेन नहीं करती है, इसको मेंटेन कौन करता है, आरबीआई। दिस इम्प्लाइज कि आपका फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया तो जी ये तो हो ही नहीं सकता। सेकंड की बात की जाए तो इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो किस में मेंटेन किया जाता है, रुपीज़ में। ऑब्वियसली गलत बात है ये। किस में मेंटेन किया जाता है, यूएस डॉलर के अंदर। तो इसका मतलब है ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई है आपकी। ठीक है, अब हो सकता है अब ये वाली स्टेटमेंट तो सही हो नहीं सकती, तो कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, नाइदर वन नॉट टू। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पेपर के अंदर वो पूछ सकता है कि हाँ कौन सी स्टेटमेंट हो सकती है। और ऐसा क्वेश्चन ये भी दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रॉन्ग, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो उस केस में आपका बोथ 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में रेज वो कर सकता है। अब बात आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट की। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को अगर हम स्टडी करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को अगर डिफाइन करना हो तो डिफाइन कैसे करूँगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन, records balance of payment records the economic transactions, the economic transactions between the nation, the economic transaction between the nation and rest of the world, and rest of the world जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में मैं आगे ROW कहूँगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग ड्यूरिंग a particular during a particular accounting, during a particular accounting period। एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जो भी आपने अदर नेशंस के साथ में कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करी है, ध्यान रखना 3 वर्ड्स बता रहा हूँ, एक है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, एक है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड देन है आपका अकाउंटिंग पीरियड। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 3 चीज़ों को ध्यान रखना। क्या क्या, एक मिनट, वर्क नहीं कर रहा है ये, सॉरी। तो आपकी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। तो यही है आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रिकॉर्ड करता है, ये रिकॉर्ड करता है बेसिकली सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो हुई है एक या एक से ज़्यादा नेशंस के बीच में एक ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। अब बात आती है यहाँ पे कंपोनेंट्स की। तो देयर आर मेनली 2 कंपोनेंट्स। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपके पास मेनली जो है वो 2 कंपोनेंट्स हैं जी। 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, 2 कंपोनेंट्स आपके पास में ये है। फर्स्ट है आपका करंट अकाउंट, एंड सेकंड है आपका कैपिटल अकाउंट। ये करंट अकाउंट वो नहीं है जो बैंक में ओपन होता है, इट्स अ करंट अकाउंट। ठीक है, अब करंट अकाउंट के अंदर क्या आता है। अब करंट अकाउंट्स को अगर फर्दर बाइफरकेट करूँ तो करंट अकाउंट को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट आता है आपका, फर्स्ट आएगा आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसको हम मर्केंडाइज भी कहते हैं जी। ठीक है, एंड फिर आता है आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट्स या फैक्टर रिसीप्ट्स या फैक्टर पेमेंट्स, या मैं कहूँ आपका क्या कहते हैं
फैक्टर पेमेंट्स ही कहते हैं उसको, फैक्टर पेमेंट्स या रिसीप्ट्स, एंड वन वे ट्रांसफर एंड यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, मतलब वन वे ट्रांसफ़र, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। अब ये सब चीज़ें होती क्या, इनको मैं अभी डिस्कस करूँगा। देखिए अगर मैं सिंपल सी बात करूँ तो इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को मैं अकेले क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स BOT। और इसे इस इतने वाले पार्ट को, इतने वाले पार्ट को मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, ठीक है, क्योंकि सर्विसेज जो होती है वो आपकी दिखाई नहीं देती है, उनको सिर्फ आप फील कर सकते हो, ठीक है। तो बात यहाँ पे आती है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल। तो अगर मैं एक क्वेश्चन अब यहाँ से देखो आपसे रेस करूँ, तो एक क्वेश्चन आपसे ऐसा रेस होता है कि मान लीजिए मैं को स्टेटमेंट देता हूँ, एक स्टेटमेंट मैंने आपको दी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड records all transactions, balance of trade records all transactions related to export and import of goods and services, ठीक है जी। दूसरी चीज़ मैंने आपको स्टेटमेंट दी, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स and imports of goods and services। क्वेश्चन वही, which of the following statements, which of the following statements are true। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखो ट्रू की बात की जाए तो यहाँ पर बात है, अभी मैंने आपको बताया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ क्या लेके चलते हो, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट लेके तो चलते हैं, लेकिन सिर्फ किसका, गुड्स का, सर्विसेज का तो नहीं लेके चलते हो। तो इसका मतलब है कि ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, सर्विसेज आ गया। एंड सिमिलरली बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन्स, यस, सारी ट्रांजेक्शन करता है किस चीज़ की, रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये स्टेटमेंट से करेक्ट, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ओनली 2 इज़ करेक्ट, ओनली 2, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के अंदर बन सकते हैं। मैं जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं मैं उसको साथ साथ में डिस्कस भी कर रहा हूँ। वेट, तो अब और देखिएगा, अब बात आती है यहाँ पे करंट अकाउंट को डिफ़ाइन करना हो तो आप कैसे डिफ़ाइन करोगे। तो बेसिकली अगर करंट अकाउंट को डिफ़ाइन करना हो तो करंट अकाउंट का मतलब यही है current account is the record of trade in goods and services। गुड्स एंड सर्विसेज तो होती ही होती हैं, एंड ट्रांसफ़र पेमेंट्स एंड सॉरी एंड ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी होती है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स में आपकी क्या क्या हो सकती है, ट्रांसफ़र पेमेंट में देखो ऐसी पेमेंट्स भी हो सकती है
जो वन वे हो, ठीक है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स में ऐसी पेमेंट्स भी हो सकती है जो वन वे हो। अब देखो फैक्टर पेमेंट्स भी हो सकती है, एक तो होती है फैक्टर, एक होती है नॉन फैक्टर, ठीक है। फैक्टर पेमेंट्स एक तरीके से आप मान लीजिए, फैक्टर पेमेंट किस किस को मिल सकती है, लैंड को मिल सकती है। जो भी आपके पास में फैक्टर्स और प्रोडक्शंस है उनको जो पेमेंट मिलेगी वो है आपकी फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। फैक्टर्स और प्रोडक्शन को जो भी पेमेंट मिलेगी वो है आपकी फैक्टर पेमेंट। फैक्टर और प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, हमारे पास चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड आपका एंटरप्रेनर। अब लैंड को क्या मिलता है, लैंड को मिलता है क्या, रेंट। लेबर को क्या मिलता है, वेजेस। कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट जी। सिंपल सी बात। एंड नॉन फैक्टर इनकम का मतलब हो गया ऐसी इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के दौरान नहीं कमाई गई हो। एग्जाम्पल देखिए, आपने कहीं बाहर इन्वेस्ट कर रखा था, आपने कहीं बाहर इन्वेस्ट कर रखा था, स्टॉक्स वगैरह आपने परचेज कर रखे थे, तो उससे जो आपको उस पर रिटर्न मिलेगा वो है आपकी नॉन फैक्टर इनकम। ऐसे भी कह सकते हो कि एक जो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स होते हैं, जो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स होते हैं जो एक तरफा है, ठीक है, वो आपकी किस में आते हैं, नॉन फैक्टर के अंदर आते हैं। तो ये है सारे आपके ट्रांसफ़र पेमेंट्स की बात, ठीक है। एंड अगर ट्रांसफ़र पेमेंट्स की सिंपल सी बात की जाए तो नॉन फैक्टर के एक यूनिट ट्रांसफ़र की मैंने बात करी, ये ऐसी पेमेंट्स हैं बेसिकली, ये ऐसी पेमेंट्स हैं बेसिकली, ट्रांसफ़र पेमेंट्स एक ऐसी पेमेंट्स हैं बेसिकली जो बिल्कुल किसके लिए होती है, फ्री के लिए होती है जी, ठीक है, फ्री। आप ऐसा करिए, फैक्टर्स को जो ये पेमेंट है ना, इसको डाल दिए सर्विस के अंदर कि ये है सर्विस वाली, क्योंकि इन्होंने आपको सर्विस दी, उसके बदले आपने इनको ये दिया। ट्रांसफ़र पेमेंट्स को अगर मैं सिंपली बात करूँ तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो हैं आपके पास में, ट्रांसफ़र पेमेंट्स सिंपली जो है वो है आपकी ट्रांसफ़र पेमेंट ऐसी पेमेंट है जो आपकी वन वे है, ठीक है। आपने किसी नेशन को दिया, जैसे अगर मैं बात करूं, अभी अभी अगर WHO ने इंडिया को ड्यूरिंग द कोविड कुछ US डॉलर अगर सप्लाई किए हैं, ठीक है, तो ये आपकी ट्रांसफ़र पेमेंट्स है। सिमिलरली इंडिया ने किसी नेशन को US डॉलर दिए हैं, जैसे अभी मालदीव्स को दिए, मालदीव्स को दिए होंगे, ठीक है, कजाकिस्तान को दिए हैं, ठीक है। तो ये सब जो है ये ग्रांट्स है। ग्रांट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपने अगर एक बार नेशन को दे दी तो फिर आप उसको यही कहते हो, जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी, ये पैसा मुझे तुझसे वापस नहीं चाहिए। तो ये एक ऐसी पेमेंट्स होती हैं जो आपने दे दी है, उसको आप यही कहते हो कि जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी, ठीक है। तो ये तो होती हैं आपकी ट्रांसफ़र पेमेंट्स। तो यही आपका कंपोनेंट है। बस एक बात को ध्यान रखना कि करंट अकाउंट की अगर मैं बात करूँ तो करंट अकाउंट के मोटे मोटे दो कंपोनेंट्स होते हैं। करंट अकाउंट के मोटे मोटे दो कंपोनेंट्स हैं आपके, एक है बैलेंस ऑन ट्रेड और एक है बैलेंस ऑन इनविजिबल्स, ठीक है। एक है बैलेंस ऑन ट्रेड, बैलेंस ऑन, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड, और एक है जी आपका बैलेंस ऑन इनविजिबल्स, ठीक है। जिसे अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब एक बात और सुनो, अब बैलेंस ऑन करंट अकाउंट कैसा हो सकता है, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट कैसा हो सकता है, तो बैलेंस ऑन करंट अकाउंट कैसा हो सकता है, तीन हो सकते हैं जी। कैसे कैसे, एक हो सकता है आपका करंट अकाउंट सरप्लस, एक हो सकता है आपका करंट अकाउंट में सरप्लस, एक हो सकता है आपका करंट अकाउंट में डेफिसिट, एक हो सकता है करंट अकाउंट के अंदर डेफिसिट, और ये हो सकता है जी आपका बैलेंस करंट अकाउंट, बैलेंस करंट अकाउंट। अब ये कब कब होगा, देखिए, करंट अकाउंट सरप्लस तब होगा जब आपके पास में जो रिसिप्ट्स होगी, जब आपके पास में जो रिसिप्ट्स होगी, जो आपके पास में रिसिप्ट्स है, पैसा आना, वो आपका ज़्यादा है किससे, पेमेंट से जी। डेफिसिट कब होगा, जब आपकी जो रिसिप्ट्स होंगी वो कम होगी किससे, आपकी पेमेंट से।
बैलेंस करंट अकाउंट तब होगा जब आपकी जो रिसिप्ट्स होंगी वो इक्वल होगी आपके पेमेंट से। क्या मतलब है इस चीज़ का, अब मतलब समझिए। देखिए, जब आपने किसी सामान का एक्सपोर्ट किया था, ठीक है, मान लीजिए आपने एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मैं पूरा मान के चल रहा हूँ, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो आपके नेशन से कितना हुआ, $100। इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपके नेशन से कितना हुआ, से $120। तो अभी, और मान लीजिए यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स वगैरह की अगर मैं बात कर लूँ, यूनिट ट्रांसफ़र की मैं बात करूँ, नेट यूनिट ट्रांसफ़र है, नेट है जी, नेट का मतलब आपके नेशन में आया कितना और आपके नेशन से गया कितना, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू। तो वो मान लीजिए वो है आपके पास में $5, ठीक है, पॉजिटिव। तो आपके पास टोटल बैलेंस कितना हो गया, देखिए ये आपके लिए रिसिप्ट है, ये आपके रिसिप्ट है, ये वाला पार्ट आपके रिसिप्ट है, ये वाला पार्ट भी आपके लिए रिसिप्ट है, क्योंकि आपका पॉजिटिव बैलेंस बच रहा है, ठीक है। तो टोटल रिसिप्ट्स मेरी कितनी हो गई, टोटल रिसिप्ट्स मेरी कितनी हो गई, टोटल रिसिप्ट्स हो गई मेरी 100 प्लस 5, ये तो टोटल रिसिप्ट हो गई, मतलब $105। एंड टोटल पेमेंट्स कितनी हो गई, टोटल पेमेंट्स कितनी हो गई, इंपोर्ट के लिए पेमेंट की थी, कितनी पेमेंट की थी, $120। तो डिफरेंस देखोगे तो आप ये कह दोगे कि रिसीप्ट्स जो है वो लेस हैं किससे, पेमेंट से, जो कि ऑब्वियसली बात है, इंडिया का हमेशा सिनेरियो रहता ही रहता है। तो इसका मतलब है हमारे अकाउंट में कितना लगा हुआ है, डेफिसिट ऑफ $5। कितने का लगा हुआ है डेफिसिट जी, $5 का। तो डेफिसिट का फॉर्मूला क्या बन गया, डेफिसिट का फॉर्मूला बन गया पेमेंट माइनस में रिसिप्ट्स। कितने का डेफिसिट लगा हुआ है, $5 का रिसिप्ट लगा हुआ है। अब आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि डेफिसिट हमें लगा हुआ है $-5 का, नो, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत है जी आपकी, ठीक है। आप सिंपल सी बात ये कहोगे कि हमें नेशन में डेफिसिट कितने का लगा हुआ है, $5 का, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए, तो ये थी इसकी बात कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट्स के पार्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो जो बैलेंस आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड में बचेगा, इसको या तो आप कहते हो नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स, या फिर ट्रेड बैलेंस, ये होता है आपका नेट एक्सपोर्ट्स या आपका ट्रेड बैलेंस। और इसको हम कहते हैं नेट इनविजिबल्स, नेट इनविजिबल्स, नेट इनविजिबल्स। नेट इनविजिबल्स का मतलब क्या हो गया, जितने भी आपके पास में एक्सपोर्ट्स था सर्विसेज का, माइनस में इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, इसे हम कहते हैं नेट इनविजिबल। और यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस एक्सपोर्ट्स, सॉरी, माइनस, माइनस के अंदर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इसे हम कहते हैं आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड बैलेंस, ठीक है। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ इस चीज़ के अंदर, तो आपकी बात आती है कैपिटल अकाउंट की जी। तो एक मैं चार्ट आपको दे रहा हूँ, उस चार्ट से आप बस अपना एक बार सिनेरियो बना लेना, ठीक है। करंट अकाउंट का चार्ट ये रहा। करंट अकाउंट में मैंने आपको दो पार्ट बताए, बस ये चार्ट ही ध्यान रखना और कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज। ट्रेडिंग गुड्स की बात की जाए तो इसमें दो आ गए आपके, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स।
ट्रेडिंग सर्विसेज में बात की जाए तो ट्रेडिंग सर्विसेज को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। एक पार्ट और आएगा आपका यहाँ पे, मेरे को स्पेस की प्रॉब्लम है इस चीज़ में। यहाँ पे आ गया आपका ट्रेड इन सर्विसेज, और फिर यहाँ पे आ गया आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ट्रेड इन सर्विसेज में क्या आ जाएगा, देखो ये दोनों वाले जो पार्ट है ना, देखो ये वाले पार्ट, ये दोनों, ये बेसिकली बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स हैं जी आपके, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, अब ट्रेड इन सर्विसेज को अगर फर्दर बाइफर करूँ तो ट्रेड इन सर्विसेज में आपके दो आ गए, एक आएगा आपका नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम, और एक आएगा आपका नेट नॉन फैक्टर इनकम, नेट नॉन फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम में क्या क्या आ सकता है, देखिए फैक्टर इनकम के अंदर क्या क्या आएगा आपके पास में, फैक्टर इनकम में क्या क्या आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया फैक्टर इनकम बेसिकली वो इनकम होती है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलनी चाहिए। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या चीज़ें मिल सकती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या चीज़ें मिल सकती है, देखो ये मिल सकती है नेट इनकम, नेट इनकम फ्रॉम, नेट इनकम फ्रॉम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब वेजेस वगैरह। दूसरी चीज़ नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है उस पे जो भी आपको रिटर्न मिला है, अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, ये तो 10 लाख हो गए, चलो 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, और 10% के अकॉर्डिंग आपको हर साल 1 लाख रुपीज़ आपको मिलता है। तो ये देखो ये जो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे ये तो खुद तो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है जी, ये तो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, लेकिन जो उस पर आपको रिटर्न मिला, ये जो आपको इंटरेस्ट मिला, ये किसका पार्ट है, ये करंट अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, एंड नेट नॉन फैक्टर इनकम कौन सी होती है, तो नॉन फैक्टर इनकम में आपके पास में आ जाती है शिपिंग, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर्स, सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सेट्रा, ये आती है आपकी नॉन फैक्टर के अंदर। ठीक है, यूनिट ट्रांसफ़र वो होती हैं जो एक तरीके से आपको रेमिटेंस, जो आपको रेमिटेंस और ग्रांट्स के फॉर्म में आपको मिलती है जी। ठीक है, ये आती है आपकी यूनिट ट्रांसफ़र। तो इस टेबल को याद रख लो, इतना बहुत है आपके लिए। ठीक है, अब बात की जाए कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल अकाउंट का मैं पहले चार्ट ड्रॉ कर देता हूँ, कैपिटल अकाउंट का मैं पहले चार्ट ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद में कैपिटल अकाउंट समझाता हूँ क्या होती है। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर आपको मैं फिर से फर्दर बाइफेकेट करूँ तो कैपिटल अकाउंट को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट आता है आपका इन्वेस्टमेंट्स, फर्स्ट आता है आपका इन्वेस्टमेंट्स, देन आता है आपका एक्सटर्नल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल बोरोइंग्स, एंड देन आता है आपका एक्सटर्नल असिस्टेंस, एक्सटर्नल असिस्टेंस। अब बात समझिएगा, देखो अब इन्वेस्टमेंट दो टाइप्स की होती है जी, एक होती है आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं एफडीआई, और एक होती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं एफपीआई।
FPI। अब देखो, ये तो हो गई आपकी FDI एंड एक हो गई आपकी FPI। ठीक है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गई और एक हो गई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जी आपकी। ठीक है, अब FDI और FPI में देखो डिफरेंस क्या होता है। तो FDI में आप क्या करते हैं कि FDI के अंदर आके या तो नया का नया बिजनेस सेटअप होता है जी, न्यू बिजनेस सेटअप हो रहा है। ओल्ड बिजनेस कोई है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं आपकी FDI। ठीक है, एंड FPI में क्या होता है, आप शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हो। शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर लेना क्या होता है आपका FPI का पार्ट होता है। शेयर्स में इन्वेस्ट कर लिया, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर लिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको ऑनरशिप राइट नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप ऑनर नहीं हुए उस चीज़ के। ठीक है, ऑनरशिप राइट्स नहीं होते हैं यहाँ पे, ऑनरशिप राइट्स नहीं होते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको ऑनरशिप राइट्स होते हैं। इसमें आपको ऑनरशिप राइट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब एक्सटर्नल बोरोइंग्स हो जाती है। एक्सटर्नल बोरोइंग्स का मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल बोरोइंग्स का मतलब हो गया आपने बाहर से वर्ल्ड बैंक, IMF, इनसे पैसा बोरो कर रखा है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कमर्शियल बोरोइंग्स हो गई, कमर्शियल बोरोइंग्स हो गई। कमर्शियल बोरोइंग्स के साथ साथ में और क्या हो सकता है, कमर्शियल बोरोइंग्स के साथ में शॉर्ट टर्म डेब्ट्स। शॉर्ट टर्म डेब्ट्स ऐसे डेब्ट्स जो छोटे समय के लिए गए हैं। कितना छोटा समय, ऐसा कोई डिफाइन नहीं है कि छोटा समय कितना होता है। ठीक है, डिपेंड करता है लोन अमाउंट के ऊपर कि शॉर्ट टर्म डेब्ट्स कितने हो सकते हैं। देन आपको इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो असिस्टेंट में क्या क्या हो सकता है। असिस्टेंट्स के अंदर हो सकता है कोई भी हेल्प। ठीक है, इसको मैं अगर फर्दर नीचे लेके जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। इसमें आ सकती है आपकी गवर्नमेंट एड, गवर्नमेंट की एड्स, और आ सकती है आपके इंटर गवर्नमेंटल, इंटर गवर्नमेंटल, मल्टीलेटरल, मल्टीलेटरल, एक मिनट में बता दूंगा, सबका मतलब समझा दूंगा मैं। इंटर गवर्नमेंटल, मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल लोन्स। देखो, बायलेटरल लोन्स ऐसे लोन्स होते हैं जो आपने, एक तरीके से आप ये समझ लो कि आपने उस नेशन को कुछ लोन दिया था तो उसने भी आपको उसके बदले कुछ लोन दिया था। ठीक है, बायलेटरल लोन ऐसे लोन होते हैं जो आपने एक से ज़्यादा नेशन से किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने लोन ले रखे हैं जी। ठीक है, मल्टीलेटरल लोन्स ऐसे होते हैं जिसमें मल्टी नेशंस इन्वॉल्व होंगे। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब क्या हो गया, इंटर गवर्नमेंटल का मतलब हो गया, इंटर का मतलब हो गया आपके नेशन के विदिन विदिन। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं आपकी किस में, एक्सटर्नल असिस्टेंस के अंदर। और अगर मैं बात करूं तो अगर सिंपल सी बात कहूं करंट, ओ सॉरी, कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है, तो कैपिटल अकाउंट यही रिकॉर्ड करता है आपका जो भी कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू एसेट्स। एक लाइन के अगर ख़त्म करना हो तो कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एसेट्स। ये आपकी कैपिटल अकाउंट की डेफिनेशन है जिसके अंदर आपकी एसेट्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है। ठीक है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ भी कह सकते हो आप, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ भी कह सकते हो। जो भी ट्रांजैक्शन आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को लेके हुई है वो ट्रांजैक्शन क्या है आपकी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। ठीक है, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें ऊपर बता दी हैं कि क्या किस किस फॉर्म में हो सकती है। FDI के रूप में हो सकती है, FII के रूप, FPI के रूप में हो सकती है। ठीक है,
देन आपको गवर्नमेंट बोरोइंग्स आप कर सकती है, आपकी गवर्नमेंट असिस्टेंस ले सकती है, तो ये सारे इसके अंदर ही आएंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। और अगर बात की जाए तो बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट फिर कैसा हो सकता है, देखिए बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट जैसे पहले बताया गया था कि बैलेंस ऑन करंट अकाउंट आपका पॉजिटिव नेगेटिव मतलब सर आइदर, जैसे आपको बैलेंस ऑन करंट अकाउंट बताया था कि वो आपका सरप्लस हो सकता है, वो आपका सरप्लस हो सकता था, वो आपका डेफिसिट हो सकता था, एंड वो आपका क्या हो सकता था, बैलेंस भी हो सकता था। तो सेम वे में बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट भी सरप्लस डेफिसिट बैलेंस हो सकता है। कब सरप्लस तब होगा जब रिसीप्ट्स, या मैं इसको सिंपल सी बात करूँ, सिंपल सी बात में अगर मैं ये कहूँ तो सरप्लस तब होगा जब इनफ्लो ऑफ कैपिटल ज़्यादा है आउटफ्लो ऑफ कैपिटल से, तो आपका होगा सरप्लस। डेफिसिट कब होगा, जब इनफ्लो ऑफ कैपिटल इक्वल है, सॉरी कम है आउटफ्लो ऑफ कैपिटल से। और बैलेंस कब होगा, बैलेंस तब होगा जब इनफ्लो ऑफ कैपिटल इक्वल है आपका आउटफ्लो ऑफ कैपिटल के। इतनी बात आई थिंक क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये चीज़, अब देखिए ये तो बात हो गई सारी की सारी किसकी, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब अगर मैं बात करूं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, बैलेंस ऑफ पेमेंट की, बैलेंस ऑफ पेमेंट की सरप्लस होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस एंड डेफिसिट की अगर मैं बात करूं, तो बात इतनी ध्यान रखना कि बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे सिंपल सी बात है, बैलेंस, बैलेंस का मतलब होता है आखिर में क्या हो जाएगा, ज़ीरो, इक्वल है जी, जितना आया उतना चला गया। कैसे, देखिए जो भी आपका अगर करंट अकाउंट का डेफिसिट था, अगर आपके करंट अकाउंट के अंदर डेफिसिट है, अगर आपके करंट अकाउंट के अंदर डेफिसिट है, मान लीजिए करंट अकाउंट के अंदर डेफिसिट जो हमने कहा था वो कितने का था जी, $5 का था, ठीक है। अब इस करंट अकाउंट के डेफिसिट को पूरा करने के लिए मान लो यार कि आपने मुझसे कुछ एक्सपोर्ट किया, ठीक है, मैंने आपको कुछ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने, ये है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड ये है आपका इंडिया, ठीक है। इंडिया ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या किया, कुछ एक्सपोर्ट किया, चलो किया, सॉरी इम्पोर्ट किया, ठीक है। इंडिया ने कुछ यहाँ पे इसको दिया सामान, एक्सपोर्ट किया, इंडिया ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट किया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंडिया ने इम्पोर्ट किया। इसके दौरान क्या हुआ, इंडिया को कितना घाटा लग गया, $5 का, जो कि आपका करंट अकाउंट का डेफिसिट था। क्या ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाला बंदा मुझे छोड़ देगा कि हाँ छोड़ दो चलो कोई बात नहीं, $5 की ही तो बात है, $5 हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट, $5 को अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो लगभग 350-400 रुपये के आसपास बैठेगा, ठीक है। ये तो सिंपल से $5 की मैंने बात की थी, लेकिन क्या $5 की ट्रांजेक्शन तो नहीं होगी, वहाँ पे लाखों में ट्रांजेक्शन होती होगी, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाला मुझे छोड़ेगा तो नहीं। तो इस $5 को, करंट अकाउंट का डेफिसिट $5 का लगा हुआ है, इसको मुझे तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो उसको पैसे कहाँ से दूंगा, उसको मैं पैसे दूंगा कैपिटल अकाउंट के इनफ्लो से जी, कैपिटल अकाउंट के इनफ्लो से। बाहर से क्या करूँगा, बाहर से क्या करूँगा, बोरोइंग्स करूँगा, बाहर से क्या करूँगा, बोरोइंग्स करूँगा, किसी वर्ल्ड बैंक के पास में जाऊँगा, आईएमएफ के पास में जाऊँगा, ठीक है, या किसी और नेशन के पास में जाऊँगा और कहूँगा जी मेरे को कितने डॉलर चाहिए, मेरे को $5 चाहिए, मैं आपसे $5 उधार लेना चाहता हूँ, ले लो भैया। तो देखो करंट अकाउंट डेफिसिट, नुकसान कितने का हुआ था, -5 का, लेकिन आपके पास में कितने आ गए, ₹5, अभी तो अभी आपके पास में आए ही हैं, तो बैलेंस कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। अच्छा एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर कोई भी रिसिप्ट है, कोई भी रिसिप्ट है, तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट में विद अ पॉजिटिव साइन, एंड अगर कोई भी पेमेंट है तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में, और ये है हमारी नेगेटिव साइड। तो यही तो हुआ, कैपिटल अकाउंट का डेफिसिट था, वो था आपका -5, एंड करंट कैपिटल का इनफ्लो था,
तो वो था आपका क्या कहते हैं प्लस का 5। रिसिप्ट आ गई, रिसिप्ट कितने की आई है 5 की आई है, तो प्रोसेसिंग के साथ में बैलेंस कितना हो गया 0। तो यहाँ से कि स्टेटमेंट निकालना कि करंट अकाउंट प्लस में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या होता है 0 होता है जी। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट में कुछ भी डेफिसिट या सरप्लस होगा। अब सिमिलरली बात समझ लो, ठीक है, सिमिलरली एक और बात समझ लो। अच्छा देखो, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट के अलावा एक और अकाउंट होता है जिसे हम कहते हैं एरर एंड ओमिशन। एरर एंड ओमिशन जी। तो ये सारा जो अकाउंट होता है, सारा अकाउंट मिला के आपका कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। कैसे? अब बात सुनो, देखो करंट अकाउंट में मान लीजिए करंट अकाउंट में आपको सरप्लस लग जाता, करंट अकाउंट में आपको सरप्लस लग जाता से $10 का जी। करंट अकाउंट में सरप्लस है कितने का? $10 का। अब आप क्या कर सकते हो, ये जो $10 का जो आपके पास में, देखो अब आपको बोरोइंग्स की ज़रूरत तो नहीं है, अब आपको बोरोइंग्स की ज़रूरत तो नहीं है, बोरोइंग्स तो करनी ही नहीं है क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी करंट अकाउंट में सरप्लस लगा हुआ है। तो इसका मतलब है हमें कैपिटल अकाउंट के अंदर कुछ नहीं करना, कैपिटल अकाउंट को छोड़ दो, उसकी ज़रूरत ही नहीं है अभी हमें, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट का सरप्लस जो था वो कितना था $10 का था, बोरोइंग्स कितनी थी हमने की ही नहीं। तो ये जो ₹10 का हमारे पास में है इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, जो हमारे पास में रिजर्व्स हम बनाते हैं, फॉरेन रिजर्व्स हम बनाते हैं, उसको वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो भी ये क्या हुआ, देखो $10 हमारे पास में पॉजिटिव था, लेकिन $10 हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया हमने अपने फॉरेन रिजर्व्स में, तो भी बैलेंस कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो अकाउंट का बैलेंस तो हमेशा मेंटेन होगा ही होगा। जब आपके पास में डेफिसिट होगी तब आप बोरोइंग्स करके कर लोगे, जब आपके पास में सरप्लस होगा तो आप उसको अपने फॉरेन रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करके कर सकते हो, ठीक है। या हो सकता है आपके पास में अगर सरप्लस आ गया तो आप दूसरे नेशंस को लैंडिंग कर दो, जब दूसरे नेशंस को लैंडिंग करोगे तो आपके पास से पैसा जा रहा है, जब आपके पास से पैसा जा रहा है तो आप यहाँ पे माइनस साइन के साथ में आओगे, तो भी बैलेंस क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। एक अकाउंट की और अगर मैं बात कर लूँ तो एक अकाउंट और होता है आपका जिसको हम कहते हैं ऑफिशियल रिजर्व्स। ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ सेंट्रल बैंक। देखो यार कुछ भी हो, ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ सेंट्रल बैंक, देखो आखिर में कुछ भी हो आना तो सेंट्रल बैंक के पास में ही पड़ेगा। कैसे आना पड़ेगा अब वो भी सुन लो, ठीक है। देखो तो एक फिर सिंपल सी बात समझो, करंट अकाउंट में आपको डेफिसिट लगा हुआ है, करंट अकाउंट में आपको क्या लगा हुआ है, डेफिसिट कितने का लगा हुआ है से $50 का जी, बड़ा अमाउंट करते हैं, $50 का आपको करंट अकाउंट में डेफिसिट लगा हुआ है। आपके पास में बोरोइंग्स हो गई, आपने बोरोइंग्स करी, ठीक है, आपने बोरोइंग्स करी से $20 की जी, ये तो आपका आ गया कैपिटल अकाउंट। अगर मैं ओवरऑल बैलेंस की बात करूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करूं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखो -50 का डेफिसिट था, -50 का डेफिसिट था आपके पास में, प्लस में आपने 20 की बोरोइंग्स कर ली जो कि आपका पॉजिटिव था, अभी भी आपके पास में -30 का क्या रह गया जी, -30 का अभी भी आपके पास में क्या रह गया, डेफिसिट रह गया, अभी भी डेफिसिट है। आखिर में इस -$30 के डेफिसिट को कौन पूरा करेगा, इसको पूरा करेगा आपका सेंट्रल बैंक। जो भी आपका सेंट्रल बैंक होगा, फॉर सेक ऑफ इंडिया हम लेके चलते हैं जो आरबीआई है, ठीक है, जो आरबीआई होगा वो क्या करेगा, जो भी उसके पास में फॉरेन एक्सचेंज होगा, फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी जो भी होगी, वो $30 मार्केट के अंदर आएगा और सेल कर देगा जी, ठीक है। जब सेल कर देगा, अब देखिए सेल करने पे क्या हुआ कि जो -$30 था तो मार्केट के अंदर +$30 हुआ होगा। जब फॉरेन एक्सचेंज की डेफिसिट के केस के अंदर आरबीआई क्या करेगा, फॉरेन एक्सचेंज की क्या कर देगा, सेल कर देगा, मार्केट में आके फॉरेन करेंसी फेंक देगा। जब फॉरेन करेंसी फेंक देगा तो फॉरेन करेंसी फेंकने पे क्या होगा, मार्केट के $30 बढ़ जाएंगे, फिर भी बैलेंस क्या ही हो गया 0। तो करना तो आखिर के अंदर मॉनेटरी अथॉरिटी को ही है, हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई।
ठीक है, तो आखिर में आके हेल्प तो उसी की लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके पास में जो भी फॉरेन करेंसी होगी, और अगर दूसरी बात की जाए तो दूसरी बात, अगर आपके पास में सरप्लस है तो सरप्लस के अंदर क्या करेगा, वो मार्केट से परचेस कर लेगा। जैसे अगर आपको यहाँ पे अगर मैं बात करता कि अगर आपके पास में सरप्लस बच जाता, से बोरोइंग्स अगर $20 की ना होकर $70 की होती, तो आपके पास में $20 का सरप्लस बचता। $20 का अगर सरप्लस बचता तो वो उसको फॉरेन एक्सचेंज परचेज कर लेता। ठीक है, क्योंकि उसे तो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन करना है ना, जो भी एक्स्ट्रा बैलेंस होगा वो उसको मेंटेन कर लेगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट पार्ट जो इसका आता है वो आता है आपका ऑटोनोमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। देखो, ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग, देखिए ऑटोनोमस आइटम्स ऐसे आइटम्स होते हैं जो बेसिकली इस पर्पस के लिए किए गए थे ताकि आप कुछ अर्न कर सको जी। ठीक है, ऑटोनोमस आइटम्स ऐसे आइटम्स होते हैं जो कोई ट्रांजैक्शन, ऐसी ट्रांजैक्शन जो आपने किसी मकसद से की गई हो। ठीक है, मतलब उसका आपका मतलब आपने कभी सोचा नहीं था कि हाँ वो इंडिपेंडेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट से। तो ऐसी ट्रांजैक्शन अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ तो एनी ट्रांजैक्शन which is done any transaction which is done for the purpose of earning प्रॉफिट अर्न करने के मकसद से की गई है, तो उसे हम कहते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसे कोई मतलब नहीं है बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस है, इसे कोई मतलब नहीं है। मेरे को एक्सपोर्ट करना था मैंने एक्सपोर्ट किया, मेरे को इंपोर्ट करना था मैंने इंपोर्ट किया। ठीक है, तो इन ट्रांजेक्शन्स को हम कहते हैं, कौन सी ट्रांजेक्शन, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, एंड इन ट्रांजेक्शन्स को हम कहते हैं अबव द लाइन आइटम्स। सिंपल सी बात कह दो तो इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, इसमें आता है आपका एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब बैलेंस ऑन करंट अकाउंट आ गया, इसमें बैलेंस ऑन करंट अकाउंट आ गया जी आपका। ठीक है, तो यही चीज़ होती है इसके अंदर कि ऑटोनोमस आइटम्स कौन से आइटम्स होते हैं, ऐसे आइटम्स जो बेसिकली किस पर्पस के लिए किए गए थे, ये इस पर्पस के लिए किए गए थे ताकि आप जो है प्रॉफिट अर्न कर सके जी। प्रॉफिट अर्न करने का आपका मकसद था, इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब ऐसी ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन की गई थी। अकोमोडेटिंग आइटम्स बेसिकली एक ऐसे आइटम्स होते हैं जो करे नहीं गए थे लेकिन इनको ज़बरदस्ती करना पड़ा। यहाँ का अगर घाटा था तो उस घाटे को पूरा करने के लिए आपको उसको अकोमोडेट करना पड़ेगा, उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो ऐसे आइटम्स को हम कहते हैं बेसिकली क्या, अकोमोडेटिंग आइटम्स। ठीक है, तो ये क्यों हुए, अगर देखो, अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, दे आर डिटरमाइंड by the net consequences of autonomous transactions। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, इसमें आएंगी आपकी, अच्छा इसमें देखो, इसमें आपका सब कुछ आ गया, इसमें आपका कैपिटल अकाउंट भी आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ आ गया जी इसके अंदर। तो ये होती है आपकी ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। कौन कौन सी ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन की बात करूँ तो देखो, आपको क्या करना है, आपको एक ब्रिज, आपको जो गैप हो गया, जो ये आपका गैप हो गया था किसकी वजह से, एक गैप क्रिएट हुआ था, डेफिसिट का हुआ होगा या सरप्लस का हुआ, कैसा भी गैप क्रिएट हुआ होगा, उस गैप को आपको क्या करना है, ब्रिज करना है।
मतलब उस गैप को अब भरना है जी आपको, उसके बीच में ब्रिज क्रिएट करना है। जो गैप हो गया था उसमें ब्रिज क्रिएट करना है ताकि उसको पूरा का पूरा कंपनसेट किया जा सके। तो यहाँ पे जो आपका वर्क करेगा वो करेगा आपका ऑफिशियल रिजर्व्स, ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ आरबीआई या ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ सेंट्रल बैंक। हुआ क्या, यहाँ पे आपको लगा था $50 का डेफिसिट, $50 का डेफिसिट लगा, उसको पूरा, ये तो हो गया जी आपका क्या, ये हो गया आपका ऑटोनॉमस, ये आ गया आपका ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स का बैलेंस, ये ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन का बैलेंस आ गया। ठीक है, अब इस ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन के बैलेंस को पूरा करने के लिए आपको कहीं ना कहीं आरबीआई जो होगा अपने ऑफिशियल रिजर्व से फॉरेन करेंसी मार्केट के अंदर बेचेगा। ठीक है, जब बेचेगा तो मार्केट के अंदर $50 बढ़ेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जो प्रॉफिट मकसद से की गई थी वो थी आपकी ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। ऐसी ट्रांजैक्शन जो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन के होने की वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हुए, उस कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए की गई थी, वो थी आपकी अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स। अकोमोडेट ट्रांजेक्शन में बेसिकली देखो दो चीज़ें होती हैं, ऑफिशियल रिजर्व में दो चीज़ें होंगी, या तो वो सेल करेगा ऑफिशियल रिजर्व्स की, या तो वो सेल करेगा या वो परचेज करेगा। सेल कब करेगा, जब डेफिसिट होगा, और परचेज कब करेगा, जब सरप्लस होगा जी। ठीक है, ये है आपकी ऑफिशियल रिजर्व्स की ट्रांजैक्शन, क्योंकि उससे तो आखिर में ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट करना ही है ना। और इसे हम कहते हैं जी, इसे अगर मैं बात करूं तो इसे हम कहते हैं अबव द, सॉरी, बिलो द लाइन आइटम्स। ये लाइन के बिलो है। कौन सी लाइन के बिलो हैं, तो देखिए लाइन के बिलो कैसे, देखिए अब होता क्या है, देखो अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर मैं एक समरी तैयार करूँ तो $, ये हैं आपके आइटम्स, यहाँ पे आपका करंट अकाउंट होगा, फिर यहाँ पे करंट अकाउंट के कुछ आइटम्स लिखे होंगे, फिर यहाँ पे आपका कैपिटल अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट से कुछ आइटम लिखे होंगे, फिर आएगा आपका टोटल बैलेंस, टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स से इसको हम कह देते हैं ये हमारा ए पार्ट था, ये हमारा बी पार्ट था। टोटल पे में कितना आ जाएगा, टोटल बी पे आ जाएगा आपका ए प्लस बी, यहाँ कुछ बैलेंस होगा, यहाँ कुछ बैलेंस होगा, टोटल करके यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक लाइन ऐसे बना देंगे, तो ये हो गए सारे के सारे अबव द लाइन आइटम्स। ठीक है, एंड देन उसके बाद में यहाँ पे जो ऑफिशियल रिजर्व्स में चेंजेस आएंगे, यहाँ पे नीचे ऑफिशियल रिजर्व्स में चेंजेस आ जाएंगे जी, आपके ऑफिशियल रिजर्व में चेंजेस आ जाएंगे। अब बात एक ध्यान रखना, छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आपका अकाउंट डेफिसिट हुआ, अगर टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ऑफिशियल रिजर्व्स में कैसा साइन आएगा जी, पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, और अगर आपका अकाउंट हुआ सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो ऑफिशियल रिजर्व्स में कैसा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा जी। ठीक है, मैंने अभी फिर क्या बोला, अगर देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हुआ, अगर मान लो ये बैलेंस नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली बात है ऑफिशियल रिजर्व से आपको पैसा मार्केट में फेंकना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपका कैसा साइन आएगा, फिर पॉजिटिव। और अगर टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर आपका ऑलरेडी पॉजिटिव हुआ, तो ऑफिशियल रिजर्व्स में आपको मार्केट से परचेज करना पड़ेगा, तो मार्केट से परचेज करने के लिए कौन सा साइन आएगा, आपका नेगेटिव आएगा जी। ठीक है, इतनी ही बात ध्यान रखना। तो यही है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट में अभी और कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो हमने इतनी बात बोली है कि देखो ओवरऑल बैलेंस जो होना चाहिए वो आपका तो अगर देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक समरी और दे देता हूँ। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका सरप्लस में है, या बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका बैलेंस्ड है जी। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल बैलेंस क्या होगा, ओवरऑल बैलेंस क्या था हमारा, ओवरऑल बैलेंस क्या था हमारा, नेगेटिव था। ठीक है, लेकिन रिजर्व्स में जो चेंज आएंगे, रिजर्व्स में जो चेंज आएंगे वो क्या आएंगे, पॉजिटिव, मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे भी। ठीक है, अगर ओवरऑल बैलेंस आपका पॉजिटिव है, तो रिजर्व्स में जो चेंजेस आएंगे वो क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। और अगर ओवरऑल बैलेंस इक्वल टू ज़ीरो है, तो रिजर्व्स में चेंजेस भी क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। क्यों होंगे, मैं आपको बता चुका हूँ। देखो डेफिसिट था,
-50 का अगर डेफिसिट था तो उसको पूरा करने के लिए आपको 50 मार्केट में बेचना, सेल करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर आपको सरप्लस होता 50 का तो आपको मार्केट से परचेस करना पड़ता, तो आप -50 हो जाते, तो आपका रिजर्व क्या हो जाता, ज़ीरो हो जाता जी। ठीक है, तो यही थी आपकी क्या कहते हैं इसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की पूरी समरी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। ठीक है, इसको ट्राई करना एंड इसके आंसर्स मेरे को बताना कि आपको इसके आंसर्स आए या नहीं आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन represent a credit entry in the current account of balance of payment। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है मर्केंडाइज इंपोर्ट। क्रेडिट का मतलब होता है बेटा नेगेटिव। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज rendered by foreign companies, expenditure of foreign tourists in a country, एंड लास्ट है जी आपका fees paid to foreign contractors and engineers। वेट, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। एक वर्ड है यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं से गलती से, शायद मैंने उसको कुछ मिस्टेक, गलती से मैंने उसको कुछ अलग बोल दिया। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, इसको सही कर लेना यार। अगर रिसिप्ट है, ठीक है, वही मैंने गलती कर दी, उसको अकाउंट से लेट कर दिया मैंने गलती से उसको। अगर रिसिप्ट है तो वो क्रेडिट होगी, अकाउंट से ऑपोजिट चलता है जी आपका। रिसिप्ट होगी तो क्रेडिट है और पेमेंट है तो आपकी डेबिट है जी। ठीक है, मैंने गलती से उसको ऑपोजिट कर दिया यहाँ पे गलती से। ठीक है, तो इसको सही कर लेना। तो ये आपका क्वेश्चन था। क्रेडिट एंट्री का मतलब हो गया पॉजिटिव आइटम वाला बताना, जिससे पॉजिटिव मतलब इनफ्लो होगा पैसे का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास में, द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन इक्विलिब्रियम when। 4 ऑप्शंस, डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी is equal to supply of domestic currency। B, demand for domestic currency greater than supply for domestic currency। C, demand for domestic currency is less than demand for foreign currency। एंड लास्ट है जी आपका none of the above as balance of payment
disequilibrium, as balance of payment disequilibrium is independent of demand and supply of money। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास में, बैलेंस ऑफ पेमेंट डज नॉट इंक्लूड, नॉट वर्ड आ रहा है यहाँ पे। फर्स्ट है आपका गवर्नमेंट लोन्स, फिर है आपका नेट इनकम ट्रांसफ़र, ये है आपका ए, ये है आपका बी, नेट इनकम ट्रांसफ़र। सी ऑप्शन है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, एंड डी ऑप्शन है आपके पास में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। ये थर्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर इंक्लूडेड इन विच अकाउंट, ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर इंक्लूडेड इन विच अकाउंट। ए है आपका कैपिटल अकाउंट, बी है आपका सर्विस अकाउंट, सी है आपका करंट अकाउंट, ध्यान से करना क्वेश्चंस को, ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। आई थिंक शायद एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। लास्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग is not correctly matched, which of the following is not correctly matched। अब नॉट करेक्टली मैच का मतलब हो गया कि करेक्टली मैच नहीं हुआ है। तो आइटम्स हैं आपके पास में, आइटम्स हो गए और यहाँ पे उनका नेचर दे रखा है। फर्स्ट आइटम है आपका इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेकेंड आइटम है आपका रिसीप्ट्स ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट्स, सी ऑप्शन है आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीप्ट्स, एंड जी बोरोइंग्स फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। तो इसका नेचर इन्होंने बोल रखा है कि ये डेबिट होगा करंट अकाउंट में। अब आपको चेक करना है कि सही है या गलत है। डेबिट इन करंट अकाउंट, इसको बोल रखा है क्रेडिट इन करंट अकाउंट, इसको बोला है क्रेडिट इन कैपिटल अकाउंट, और जिसको बोला है क्रेडिट इन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यही क्वेश्चंस हैं, जवाब मेरे को बताना आप। थैंक यू।